नमस्कार। इग्नू की तरफ से सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका। जिन स्टूडेंट के पास बीपीएससी 132 या बीपीएससी 212 का विषय है, उनके सिलेबस में सरकार के तीनों अंगों का वर्णन किया गया है: विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका का सेशन हम पहले कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो सेशन अटेंड नहीं किया, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कार्यपालिका पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इसमें दो तरह के मेंबर होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट मेंबर उन्हीं को कहा जाता है जो रेगुलर सर्विस में होते हैं। इसमें सिविल सर्वेंट्स को गिना जाता है, जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह कहते हैं। इसमें आईएएस, आईपीएस और पुलिस के बड़े वरिष्ठ अधिकारी आते हैं। और दूसरी तरफ टेम्पररी मेंबर्स वो होते हैं जिनको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री आते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं। जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, उसकी संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो 3 टायर पर काम करती है। सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर को मुख्य डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जैसे फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, रेलवे, डिफेंस या फॉरेन मिनिस्ट्री। और दूसरे लेवल पे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, जिसको हम राज्य मंत्री कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, एक होते हैं असिस्टेंट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं, इनको भी कोई ना कोई विभाग दिया जाता है, और जो जिनको कोई विभाग नहीं दिया जाता, वो डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स यानी उपमंत्री। इनके पास कोई स्पेशल विभाग नहीं दिया जाता, और इनका मुख्य कार्य कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट मिनिस्टर को असिस्ट करना होता है, यानी उनकी पॉलिसीज़ को लागू करवाना होता है। चलिए अभी चर्चा करेंगे। जो कार्यपालिका है, कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में नियुक्त होती हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो केवल औपचारिक भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उनको रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं। जहाँ पर राष्ट्रपति स्टेट के मुखिया होते हैं यानी राज्य के मुखिया होते हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सरकार के कार्यों को करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी क्वालिफिकेशन, योग्यताएं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 और 59 के तहत इनकी योग्यता निर्धारित की गई है। उस हिसाब से भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु 35 वर्ष पूरे होनी चाहिए, और वो सभी क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हों जो किसी लोकसभा मेंबर बनने के लिए निर्धारित की गई हैं, और वो इलेक्शन के समय किसी भी लाभ के पद पर ना हों, और वो किसी संसद के किसी भी सदन के मेंबर या किसी भी स्टेट विधानमंडल के मेंबर ना हों, और वो सभी योग्यता पूर्ण करते हों जो पार्लियामेंट द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ इलेक्शंस। जो राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं वो एक विशेष प्रणाली द्वारा किए जाते हैं, जिसको हम सिंगल ट्रांसफर वोट या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इसका चुनाव कौन करते हैं? इसके चुनाव करने के लिए संसद के चुने हुए सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य इनका चुनाव करते हैं। इनमें नॉमिनेट मेंबर्स चुनाव वोट नहीं डाल सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और राज्यों में एक रूपता लाने के लिए प्रत्येक सदस्य का 1 वोट गिना जाता है, और जो उनके वोट की वैल्यू होती है वो राज्य की जनसंख्या पर आधारित होती है। और जो उनका वोट होता है वो फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर होता है, और जो प्रत्याशी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेता है उसे विजयी घोषित किया जाता है। इन केस किसी भी कैंडिडेट को फर्स्ट काउंटिंग में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, देन सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग होती है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कोई प्रत्याशी 50% बहुमत प्राप्त ना कर ले। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, और इनका जो कार्यकाल होता है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते हैं, उस दिन से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है।
और ये 5 साल से पहले रिज़ाइन भी दे सकते हैं। और जो ये रिज़ाइन होता है, ये रिज़ाइन लेटर भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। जब इनका पद खाली हो जाता है तो भारत के उपराष्ट्रपति इनके कार्यों की देखरेख करते हैं और इनका पद खाली होने की 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के चुनाव करवाने होते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 और 61 में इनका रिमूवल का प्रावधान रखा गया है, जिसको हम इम्पीचमेंट या महाभियोग के नाम से जानते हैं। यह महाभियोग उस स्थिति में लगाया जाता है जब संविधान की उल्लंघना होती है और जो सदन इसके प्रस्ताव को लाती है वहाँ के 2/3 सदस्यों से इसको बहुमत प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद यह दूसरे सदन में जाएगा। अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा और आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति शक्तियों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें ऑर्डिनरी शक्तियाँ और इमरजेंसी पावर्स आती हैं। जो ऑर्डिनरी आती हैं उसमें कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियाँ आती हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का प्रशासनिक और सैनिक शक्तियाँ भी होती हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति तीनों सेना के मुख्य होने के कारण इनको कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है और इनके पास ये शक्ति है कि वह युद्ध की घोषणा एवं शांति बहाल करने की घोषणा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स। इसमें वो जो बड़े पदों पर नियुक्तियाँ करते हैं, जिसमें आते हैं भारत के प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनको हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियाँ, जो स्पेशल कमीशन जैसे यूपीएससी या इलेक्शन कमीशन उनके अधिकारियों की नियुक्तियाँ, और जो नेशनल कमीशन होते हैं जैसे SC ST वुमेन उनके अधिकारियों की नियुक्तियाँ, राज्यों के राज्यपाल, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स की अपॉइंटमेंट्स और कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल, यानी जो मुख्य नियुक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स, जो विधायिका शक्ति होती हैं। तो राष्ट्रपति संसद का मुख्य अंग होते हैं और यह राज्यसभा के 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो विशेष कला साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त वह लोकसभा के 2 सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदायों से संबंध रखते हों। और राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी है और यह किसी भी क्रम में सदन की बैठक बुला सकते हैं। और जो भी मुख्य बिल होते हैं उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक होता है, यानी उनको प्रेरित करने से पूर्व राष्ट्रपति मंजूरी चाहिए, जिसमें राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों में बदलाव, राज्यों के नाम में परिवर्तन या राज्यों की सीमा में परिवर्तन वाले बिल आते हैं। इसके अतिरिक्त जो कोई भी मनी बिल होता है यानी धन विधेयक होता है उसको संसद में प्रस्तावित करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। और जब कोई भी बिल दोनों सदनों से पास भी हो जाता है वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर मोहर नहीं लगा देते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियाँ। सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं और इनको क्षमा याचना, सज़ा कम करना की शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे किसी को फांसी की सज़ा होती है तो उस फांसी की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और ये जो समाज यातना या किसी व्यक्ति को सज़ा कम करने की शक्ति है यह व्यक्ति को मानवीय अधिकारों पर दी जाती है ताकि कानून को कठोर न बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक, कानूनी एवं राजनीतिक मामलों में समय समय पर सलाह लेने का अधिकार है। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। यह 3 तरह की होती हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका हम सेशन पहले कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने वो सेशन अटेंड नहीं किया हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रह सकते हैं। राष्ट्रपति इच्छा से मीन्स लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक, यानी जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वे अपने पद पर रह सकते हैं।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्री किसी भी सदन से बनाए जा सकते हैं, वह किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, परंतु वह वोट उसी सदन को दे सकते हैं जिस सदन के सदस्य हो। इसके अतिरिक्त कोई भी मंत्री कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो भी मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसके लिए उसको 6 महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है, चाहे वो इलेक्टेड होकर बने, चाहे वो नॉमिनेट होकर बने। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद। भारत की आज़ादी के समय यहाँ पे कैबिनेट का कोई प्रावधान नहीं था, यानी कैबिनेट नाम की कोई संस्था नहीं थी, उसको उस टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता था। लेकिन 1950 में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसको गोपाल स्वामी आयंगर कमेटी के नाम से जानते हैं। इन्होंने 3 टायर मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव लाया था। तो उसके बाद 3 टायर मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, जिसमें सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मध्य में राज्य मंत्री और निचले स्तर पर उप मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये सबसे छोटी इकाई होती है, पर ये सबसे पावरफुल इकाई होती है। इसमें बहुत कम मंत्री होते हैं, इसमें 20 से लेकर 25 मंत्री तक होते हैं और उनको मुख्य डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके मुख्य क्या क्या कार्य होते हैं? इनके मुख्य कार्य होते हैं सरकार की नीतियों को संसद में प्रस्तुत करना और सभी विभागों में मंत्रालयों के बीच संबंध स्थापित करना। जो कैबिनेट होती है वो नियमित रूप से आपस में उसके जो मेंबर होते हैं आपस में मिलते रहते हैं, क्योंकि यह निर्णय निर्माण करने वाली संस्था है। और कैबिनेट अपने काम को सिस्टमेटिक वे से चलाने के लिए अन्य समितियों का गठन करते हैं। जो समितियां कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ एडहॉक होती हैं। जो परमानेंट होती हैं उसको हम स्थायी समिति कहते हैं। उसमें रक्षा समिति, आर्थिक समिति, प्रशासनिक समिति और संसदीय एवं कानूनी मामलों की समिति आती है। और जो एडहॉक कमेटीज होती हैं इसका गठन समय समय पर होता रहता है। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, राज्य मंत्री। दूसरे रैंक पर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री आते हैं, यानी जिनको कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है। इनको भी कैबिनेट की तरह ही काम करने की शक्ति होती है, लेकिन राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं ले सकते। ये तभी हिस्सा लेते हैं जब इनको बुलाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मंत्री होते हैं जो डायरेक्टली कैबिनेट के अंदर काम करते हैं, उनको कोई विभाग नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है डिप्टी मिनिस्टर्स, जिसको हम उपमंत्री कहते हैं। नीचे स्तर पर उपमंत्री हैं जिन्हें कुछ खास प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें से संसद में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना, आम जनता को सरकार की नीतियों के बारे में बताना, अवगत कराना, किसी खास समस्या की जांच पड़ताल करना जो उन्हें संबंधित मंत्री ने दी हो। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर पावर एंड इन्फ्लुएंस, प्रधानमंत्री शक्तियां एवं प्रभाव। हालांकि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री शक्तियों का वर्णन नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वे कई शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वे अपने मंत्रिमंडल का गठन खुद करते हैं। लोकसभा का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री संसदीय कार्य प्रणाली पर भी नियंत्रण रखते हैं। और जो स्पीकर होते हैं यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, वह भी लोकसभा की कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं। इसके अतिरिक्त जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तब प्रधानमंत्री के पास शक्ति होती है कि वो राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने के बारे में कह सकते हैं। और सरकार की महत्वपूर्ण नियुक्तियां प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के नाम पर करते हैं, जैसे कि हमने जो नियुक्तियां पीछे पढ़ी थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ हो गए, राज्यपाल हो गए, इन सभी की नियुक्तियां प्रधानमंत्री करते हैं, पर वो राष्ट्रपति के नाम पर करते हैं। और प्रधानमंत्री इसके अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक एजेंसियों जैसे CBI पर भी नियंत्रण रखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। तो एक बार मैं आपको समाप्त कर देता हूँ। जो भारत है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका की उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं जो राज्य के अध्यक्ष होते हैं, और प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति प्राप्त है, इसलिए इनको रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और जो हमारा मंत्रिमंडल है वो 3 टायर पे होता है। इस पे सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर,
देन राज्य मंत्री, देन उप राज्य मंत्री। और इंडिया में कार्यपालिका और विधानपालिका एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। चाहे इनकी शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के कार्यों पर डिपेंडेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। अब काइंडली इसको अच्छे से समझ लें, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे वो जो पुराना सेशन है लेजिस्लेचर विधानपालिका और इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेशन नहीं अटेंड किया, उन दोनों का डिस्क्रिप्शन हम लिंक के नीचे दे देंगे, आप उसको देख लीजिए। थैंक यू।